इवन हाउ यू ऑल पीपल, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे होंगे अपने रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशंस के लिए। सो आज हम क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस सेशन लेकर आए हैं आपके लिए और आई होप आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। क्लोज टेस्ट जो होता है, चाहे आप बैंकिंग एग्जामिनेशन दो या एसएससी के एग्जामिनेशन दो, टीजीटी, पीजीटी, कैट, एफकेट, क्लैट, कोई भी दो, क्लोज टेस्ट आता ही आता है। और सबसे बड़ी बात ये बस लेवल का फ़र्क होता है, ठीक है। सो आज बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। सो हमारा पहला क्लोज टेस्ट जो मैंने आज का सेट लिया है वो डिजिटल बैंकिंग और वेलफेयर के ऊपर लिया है। कई बार हम और एक चीज़ और, जब हम क्लोज टेस्ट वगैरह करते हैं, फिलर्स वगैरह करते हैं, तो हमारी जो नॉलेज होती है ना वो भी बहुत ज़्यादा डीपन होती चली जाती है। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे हमें IBPS PO में और SBI PO में ऐसे राइटिंग आता है, प्रेसीज राइटिंग आता है, तो हम उसमें उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हैं अपनी नॉलेज के बेस पे, राइट। सो हमें ऐसे आर्टिकल्स डेफिनेटली पढ़ने ही चाहिए। सो हम बिना टाइम वेस्ट करें, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि हाँ, चाहे आप फिलर्स करते हैं, चाहे आप क्लोज टेस्ट करते हैं, वोकैबुलरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है गाइस। सो इस चैनल पे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 3-4 प्लेलिस्ट के लिंक देती हूँ। वो वीडियोस डेफिनेटली देखा कीजिएगा, आदत डाल लीजिए, हैबिट डाल लीजिए बेसिकली 2 या 3 शॉर्ट्स डेली बेसिस पे देखने के लिए। इससे डेफिनेटली आपकी जो वोकैबुलरी है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस होगी, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी, ठीक है जी। सो क्योंकि वोकैबुलरी की जो होता है ना वो कम से कम 12 से 13 नंबर तो किसी भी, अगर मैं IBPS क्लर्क की बात करूँ, PO की बात करूँ कि या RRB PO, RRB क्लर्क, मेंस, इन सब की बात करूँ, वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वर्ड का यूसेज, अगर हमें मीनिंग नहीं पता होगा तो हम उसका यूसेज कैसे पता कर पाएंगे, है कि नहीं। सो बेसिकली वो सारे सेशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने भी बहुत सारे बैंकिंग एग्जामिनेशंस दिए हैं। सो येस, मुझे इतना आइडिया हो गया है, ओके जी। सो जितने मुझे आइडिया हुआ है, जितने मैंने एग्जामिनेशंस में वर्ड देखे, मैंने वही सारे वर्ड्स, वही सारी वोकैबुलरी जो है कवर अप की है। सो डेफिनेटली जाके देखिए आप, ओके जी। सो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा उससे। एनीवे, लेट्स बैक टू द पॉइंट। सो हमारा आज का जो पढ़ते हैं, क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने की जो स्ट्रैटेजी होती है, पहली बात है जिसको स्किमिंग आती है आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप रीड भी कर सकते हैं जिनको नहीं आती स्किमिंग, ठीक है। तो जिनको स्किमिंग नहीं आती है मैं करके बता देती हूँ, आपको पढ़ के बता देती हूँ। डिजिटल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें क्रांति आ गई थी जब फाइनेंशियल इंक्लूजन भारत में आया था। इंटीग्रेशन हुआ था जनधन अकाउंट्स को जो है आधार से जोड़ा गया था। मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ की वजह से सरकार जो है कुछ करने में जो लीकेज हो रहे थे सब्सिडीज़ मिलने में, उनको कुछ कर पाई थी। अब क्या कर पाई थी वो देखेंगे आगे। हालांकि जो साइबर सिक्योरिटी खतरा है वो भी कंटिन्यू है। जो सिग्निफिकेंट चैलेंजेस हैं कस्टमर कॉन्फिडेंस के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से जो सेफगार्ड्स हैं, जो भी प्रिकॉशंस हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं सेंसिटिव डेटा को। जो टेक्निकल डिसरप्शंस होती है वो पब्लिक के ट्रस्ट को कुछ करती होंगी, क्या करती हैं वो आगे हमें पता चलेगा। इसकी वजह से क्या है, जो रेगुलेटर्स हैं उनको जो है कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस बनानी चाहिए, है ना। सो ये हमने ऊपर से इसको पढ़ लिया है, ठीक है। अगर जिन्हें स्किमिंग नहीं आती है, कोई बात नहीं है पीपल, प्लीज़ यू वोंट नीड टू गेट वरी, ओके, डोंट वरी। आप धीरे धीरे आपकी स्किमिंग भी हो जाएगी। और लेकिन एक बात और, जब आपको रीडिंग नहीं आएगी तो स्किमिंग आप क्या खाक करोगे। तो पहले रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आपकी स्किमिंग बनेगी, ठीक है जी। सो पढ़ते हैं हम। डिजिटल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया, ठीक है। द इंटीग्रेशन ऑफ जनधन अकाउंट्स, आधार एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी हैज़ एनेबल्ड द गवर्नमेंट टू है। अब टू के साथ जो है फर्स्ट फॉर्म लगती है, बेस फॉर्म लगती है, कभी कभी ING फॉर्म भी लगती है, लेकिन वहाँ पे वो नाउन और जेरेंड का काम करती होती है। अदरवाइज TO2 के साथ जो है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, मोबाइल टेक्नोलॉजी हैज़ enabled द गवर्नमेंट टू डैश लीकेजेस इन वेलफेयर सब्सिडीज़। तो जो वेलफेयर सब्सिडीज़ में जो लीकेजेस थी उसको क्या किया है, प्लग कर दिया है, ठीक है। उन पे जो है एक तरीके से रोक लगा दी है, ठीक है। टेक्नोलॉजी हैज़ enabled द गवर्नमेंट टू प्लग लीकेजेस इन वेलफेयर सब्सिडीज़, ठीक है। जो भी सब्सिडीज़ गवर्नमेंट देती थी, पहले क्या होता था कि बीच में कोई भी खा जाता था पैसा, अब डायरेक्ट जो है अकाउंट में, सीधा अकाउंट में जाने लग गई हैं। तो जो भी प्रॉब्लम्स होती थी, जो भी वेलफेयर सब्सिडीज़ देने में जो कस्टमर्स तक नहीं पहुंच पाती थी, अब वो प्लग हो गई हैं, उन पर रोक लगा दी गई है, ठीक है जी। हालांकि साइबर सिक्योरिटी खतरा अभी भी बना हुआ है। सो यहाँ पे क्या आएगा, हाउएवर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स कंटिन्यू टू डैश अ सिग्निफिकेंट चैलेंज टू कस्टमर सर्विस। तो अभी भी जो है कस्टमर सर्विस के सामने खतरा क्या है, पोज है, सामने है,
इसमें आएगा आंसर पोस्ट। ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मस्ट के साथ हमेशा TO टू डू डज डेड मॉडल वर्ब के साथ हमेशा और हमेशा जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है जी, विदाउट S और ES। सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मस्ट डैश रोबस्ट सेफ गार्ड टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा। क्या करना चाहिए उन्हें? एनफोर्स करना चाहिए, लागू करना चाहिए जो है रोबस्ट सेफगार्ड डेटा प्रोटेक्शन के लिए, बहुत ही मजबूती से जो है जो हमारा सेंसिटिव डेटा है उसके लिए बहुत मजबूती से जो नियम कानून हैं वो सब बनाने चाहिए और लागू करने चाहिए। ठीक है जी। हमारा अगला सेंटेंस, टेक्निकल डिस्ट्रप्शन कैन डैश पब्लिक ट्रस्ट इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। अगर बाधाएं आएंगी तो इससे क्या होगा? ऑफकोर्स पब्लिक का ट्रस्ट कमज़ोर होगा, है ना, अंडरमाइन होगा बेसिकली। इसका आंसर होगा अंडरमाइन होगा। बोल्स्टर, गारंटी, एलिवेट, सॉलिडिफाई नहीं होगा। प्रॉम्प्टिंग रेगुलेटर टू कॉम्प्रहेंसिव गाइडलाइंस दैट स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन इनोवेशन एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो जब हम जो टेक्निकल डिसरप्शंस होते हैं जिसकी वजह से पब्लिक का ट्रस्ट जो है कमज़ोर हो जाता है, तो इसकी वजह से रेगुलेटर्स को क्या करना चाहिए? एक कॉम्प्रहेंसिव गाइडलाइंस बनानी चाहिए। यानी कि क्या करना चाहिए? फ्रेम करना चाहिए, बनाना चाहिए। बनाने के लिए हम फ्रेम कहते हैं। ठीक है जी। आई होप आपको फर्स्ट जो सेट है वो समझ में आया होगा। मूविंग अहेड ऑन द नेक्स्ट सेट। सो हमने ये वाला लिया है मॉनेटरी पॉलिसी और इन्फ्लेशन से। सो सेंट्रल बैंक ने क्या किया है? यूज़ किया है मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स का प्राइस की स्टेबिलिटी को बनाने के लिए। जब इन्फ्लेशन जो है टारगेट से बियॉन्ड चली जाती है, या उसके जो टारगेट रखा है RBI ने प्लस मतलब 4% से कम नहीं होना चाहिए और 6% ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सेंट्रल बैंक जो है राइज़ कर देती है बेंचमार्क रेट, मतलब रेट्स को ज़्यादा बढ़ा देती है। जहाँ पे हायर रेट्स जो होते हैं हेल्प करते हैं इन्फ्लेशनरी प्रेशर को कुछ करते होंगे, पर आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो ग्रोथ होती है वो स्लो होती है। सप्लाई चेन जो होती है, सप्लाई चेन बॉटलनेक्स जो होते हैं, जो स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स होते हैं उसको रोक देती है या उसको कम कर देती है। एनालिस्ट ये दिखाते हैं कि एक अप्रोच की ज़रूरत है ताकि हम जो हमारी इकॉनमी है उसको अच्छे से नेविगेट कर सकें। So, central bank utilize monetary policy tools to maintain price stability when inflation dash beyond the target band. क्या करती है? अब देखिए इन्फ्लेशन यहाँ पे फर्स्ट मतलब कह सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वर्ब के साथ S और ES लगेगी। तो क्या करती है? इन्फ्लेशन जो है फ्रीज़ हो जाती है। अगर इन्फ्लेशन जो है फ्रीज़ हो जाएगी तो RBI को कुछ करने की ज़रूरत क्या है ना? स्टेबलाइज नहीं होगा, ड्रॉप नहीं होगा, नॉर्मलाइज नहीं होगा, ऑफकोर्स सर्ज। जब हमारी जो है इन्फ्लेशन बढ़ती है, surge. When inflation surges beyond the target band, the central bank raises benchmark rates. ठीक है जी। वहीं दूसरी ओर while higher rates help in dash inflationary pressure, तो जो हाइयर रेट्स होते हैं, देखिए जब रेट बहुत ज़्यादा होगी तो लोन क्या होगा? कम हो लेंगे या फिर ज़्यादा लेंगे? इन्फ्लेशनरी प्रेशर को जो है कम कर दिया जाता है। ठीक है जी। जो महंगाई का जो प्रेशर है वो कम कर दिया जाता है। लेकिन हाँ, ग्रोथ हमारी स्लो हो सकती है। सप्लाई चेन्स बॉटलनेक्स जो होते हैं अक्सर क्या करते हैं? जो सप्लाई चेन बॉटलनेक्स होते हैं ऑफन डैश द स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स। जो सप्लाई चेन बॉटलनेक्स होते हैं वो जो हमारे स्मूथ गुड्स का जो फ्लो चल रहा होता है उसको क्या करते हैं? डिसरप्ट कर देते हैं, इम्पीड कर देते हैं, बेसिकली बाधा उत्पन्न कर देते हैं। तो इसका आंसर होगा इम्पीड। पहले का आंसर था सर्ज, दूसरे का आंसर था डैम्पनिंग और तीसरे का आंसर होगा इम्पीड। ओके जी। हम अगले तरफ पढ़ते हैं। एनालिस्ट सजेस्ट दैट अ डैश अप्रोच बैलेंसिंग टाइट मॉनेटरी कंट्रोल विद टारगेटेड फिस्कल सपोर्ट इज असेंशियल टू नेविगेट फाइनेंशियल डैश इफेक्टिवली एंड सस्टेन ग्रोथ। तो एनालिस्ट ये सजेस्ट करते हैं कि हमें कैसी अप्रोच चाहिए? रेकलेस, केयरलेस वाली, हेस्टी, जल्दीबाजी, जुडिशियस? यस, वी नीड जुडिशियस अप्रोच। हमें बहुत सोच समझ के जो है काम करने की ज़रूरत है। सो वी नीड जुडिशियस अप्रोच। ठीक है जी। इज़ असेंशियल टू नेविगेट, अगर हम जुडिशियस अप्रोच रखेंगे तो इज़ असेंशियल टू नेविगेट फाइनेंशियल डैश इफेक्टिवली एंड सस्टेन ग्रोथ। फाइनेंशियल टर्ब्यूलेंस एंड सस्टेन, जो हमारे फाइनेंशियल टर्ब्यूलेंस आते हैं हम उनको इफेक्टिवली जो है नेविगेट कर सकते हैं और बैलेंस और जो हमारी सस्टेन ग्रोथ है उसको हम सस्टेन कर सकते हैं। सो इसका आंसर आएगा टर्ब्यूलेंस। ठीक है जी। इक्विलिब्रियम कंपोजर सेरेनिटी और देखिए इक्विलिब्रियम कंपोजर सेरेनिटी विल बी द सिनोनिम विद ईच अदर एंड स्टैग्नेशन का मतलब होता है कोई चीज़ रुक गई है। ठीक है, इसका मतलब जुडिशियस। ओके जी। सो हमारा एक सेट ख़त्म होता है। हमारा अगला सेट है आज का कॉर्पोरेट। हम ये लिया है गवर्नेंस एंड ESG नॉर्म्स जो आते हैं उनके लिए है ये।
कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है इसका मतलब होता है कि ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे कंपनीज जो है दिशा निर्देश देती हैं और स्टेक होल्डर्स के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनकी सुरक्षा करती है। रिसेंट ईयर में अभी हाल ही में ESG जो है कंप्लायंस है वो एक बिकम एक कुछ प्रायोरिटी बन गई है ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए। पुअर गवर्नेंस प्रैक्टिसेस की वजह से फाइनेंशियल स्कैंडल्स होते हैं, इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस होता है कम होता है। रेगुलेटर्स जो होते हैं उन्होंने जो है स्ट्रिक्टर नॉर्म्स लेकर आए हैं ताकि अकाउंटेबिलिटी और ग्रोथ को जो है बना के रखा जा सके। ओके जी, ये तो ओवरऑल हमारा जिस्ट था। देखिए किसी भी पैराग्राफ को आप करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स को करते हैं या क्लोज टेस्ट को करते हैं, भाई आपको उसकी जिस्ट समझ में आनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पढ़ तो भाई दूसरी क्लास का बच्चा भी लेता है, रीड तो कोई भी कर लेगा, लेकिन जब तक आपको पैराग्राफ समझ में नहीं आएगा तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि कौन सा वर्ड कौन सा कॉन्टेक्स्ट में कहाँ लगेगा। ठीक है, सो इसके लिए वर्ड का मतलब भी पता होना चाहिए और आपकी अप्रोच भी अच्छी होनी चाहिए। ओके, सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेफर्स टू द सिस्टम बाय विच कंपनीज आर डायरेक्टेड। देखिए एंड के साथ जो होता है सेम पार्ट ऑफ स्पीच लगता है, तो डायरेक्टेड करती है यानी कि दिशा निर्देश देती है। और क्या करती है, और जो सेफगार्ड स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट हैं उनको क्या करती है, नेग्लेक्ट कर देती है, छोड़ देती है, डिसरप्ट कर देती है, आइसोलेट कर देती है, कंट्रोल करती है। ठीक है, इसका आंसर आएगा कंट्रोल करना। डायरेक्ट करना, दिशा निर्देश देना और उनको कंट्रोल करना इंटरेस्ट रेट्स को। अभी हाल ही में कॉर्पोरेट गवर्नेंस कर रही है। ESG कंप्लायंस हैज़ बिकम अ डैश प्रायोरिटी फॉर ग्लोबल इन्वेस्टर्स। सो जो ESG कंप्लायंस है वो क्या बन गई है, कैसी प्रायोरिटी बन गई ग्लोबल इन्वेस्टर्स की। कोई चीज़ अगर प्रायोरिटी होती है तो ऑफकोर्स जो ऊंची चीज़ होती है वही प्रायोरिटी बनती है, यानी कि पैरामाउंट। ट्रिवियल, ऑप्शनल, सुपरफिशियल और रिडंडेंसी किसी की प्रायोरिटी नहीं हो सकती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। पुअर गवर्नेंस प्रैक्टिसेस कैन लीड टू फाइनेंशियल स्कैंडल्स। देखिए अगर आप चीज़ों को अच्छी तरीके से लीड नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं कर, तो ये सारी इसकी वजह से जो फाइनेंशियल स्कैंडल्स होते हैं, और इससे क्या होगा, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कम होगा या ज़्यादा होगा, ऑफकोर्स इरोड होगा, कम होगा। ठीक है, एम्पलीफाई, नरिश, रिस्टोर, वैलिडेट, ये सारे नहीं होंगे, नेगेटिव आएगा। सो पुअर गवर्नेंस प्रैक्टिसेस कैन लीड टू फाइनेंशियल स्कैंडल्स एंड इरोड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। ओके जी, रेगुलेटर्स हैव इंट्रोड्यूस स्ट्रिक्टर नॉर्म्स टू डैश अकाउंटेबिलिटी एंड डैश सस्टेनेबल ग्रोथ। आगे पेज पे आते हैं। ठीक है, रेगुलेटर्स हैव इंट्रोड्यूस स्ट्रिक्टर नॉर्म्स टू डैश अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जो रेगुलेटर्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, सख्त से सख्त नियम बनाने चाहिए। क्या करना चाहिए, एनफोर्स करना चाहिए। इसका आंसर आएगा एनफोर्स, जो है लागू करने चाहिए, स्ट्रिक्टर नॉर्म्स को जो है एनफोर्स करना चाहिए, तो ताकि जो हमारी अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही है और ट्रांसपेरेंसी जो पारदर्शिता है उसको इंश्योर किया जाए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। ठीक है जी, कंपनीज प्रायोरिटाइजिंग एथिकल प्रैक्टिसेस टेंड टू डैश सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म ग्रोथ। सो कंपनीज जो है प्रायोरिटाइज करती हैं कि जो हमारी एथिकल प्रैक्टिसेस हैं वो क्या करें, सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म ग्रोथ को अचीव करें, ना कि हैम्पर करें, रिस्ट्रिक्ट करें, जेपरडाइज करें, ना ही फोरफीट करें। ओके जी, हमारा अगला सेट, जैसे कि हमने अडॉप्शन, ये AI के ऊपर है, आजकल AI के बहुत ज़्यादा चर्चे हैं। सो AI के ऊपर भी हमारा क्लोज टेस्ट है। द अडॉप्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि जो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना लिया है बैंकिंग में, ये बहुत ही बड़ा बदलाव आया है कस्टमर सर्विसेज में। जो ऑटोमेटिक जो एल्गोरिथम्स होते हैं उनको एनालाइज किया गया बड़े पैमाने पे जो डेटा बेस है, लेकिन फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शंस भी रियल टाइम में देखने को मिली। AI क्रेडिट जो है, ऐसे मॉडल्स हैं जो हेल्प करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिट वर्दीनेस में। ठीक है, हालांकि जो ओवर रिलायंस होती है बिना देखभाल के चीज़ों के, इसकी वजह से जो एल्गोरिथमिक जो बायसेस हैं वो कुछ होते होंगे, देखेंगे क्या होते हैं। रेगुलेटर्स जो है जोर देते हैं कि हमें ज़रूरत है डैश गाइडलाइंस की और ह्यूमन एक्सपर्टीज़ की। ठीक है जी, सो द अडॉप्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बैंकिंग इज़ ट्रांसफॉर्मिंग कस्टमर सर्विस। ऑटोमेटेड एल्गोरिथम इज एनालिस्ट वास्ट डेटा सेट टू डैश फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन इन रियल टाइम। अब फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन जो रियल टाइम में उनको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, एनकरेज करेंगे, इग्नोर करेंगे या प्रमोट करेंगे। ऑफकोर्स डिटेक्ट की गई है फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन रियल टाइम में, क्योंकि देखिए सारी चीज़ें अब ऑटोमेटिकली हो गई है, तो इसकी वजह से फ्रॉड का खतरा भी और ज़्यादा बढ़ गया है। सो डिटेक्ट किया गया, इसका आंसर आएगा डिटेक्ट। ठीक है, डिटेक्ट किया है। ठीक है, ना तो एग्जीक्यूट फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन को, जो फ्रॉड ट्रांजैक्शन उनको एग्जीक्यूट करेंगे, नहीं करेंगे, एनकरेज करेंगे, हाँ भाई थोड़ा घपला और हुआ है और घपला और कर दो, ऐसा करेंगे, या इग्नोर कर देंगे, नहीं जी हमने इग्नोर कर दिया है ना, कोल्ड शोल्डर दे दिया, कोई बात नहीं, दूसरा फ्रॉड हो जाएगा, या हम फ्रॉड को सपोर्ट करेंगे, नहीं, हम फ्रॉड को हमने डिटेक्ट किया है।
ठीक है। AI क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल्स हेल्प फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्रेडिट वर्दीनेस। इसकी वजह से जो AI का हम जब लोन देते हैं लोगों को, इसमें हेल्प करते हैं इंस्टीट्यूशन की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की और उनकी विश्वसनीयता की भी। हालांकि अगर हम ज़्यादातर बिना सोचे समझे AI पे हम विश्वास कर लेते हैं और चीज़ें देखते नहीं हैं, तो इसकी वजह से एल्गोरिथमिक बायसेस होते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, हाउएवर ओवर रिलायंस AI credit scoring models help financial institutions dash credit वर्दीनेस। यानी कि जो हम AI क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं। अब हेल्प करते हैं तो ऑफकोर्स यहाँ पे पॉजिटिव टोन का वर्ड आएगा। किसी की आप मदद कर रहे हो तो आप ओवरलुक करने में मदद कर रहे हो, नहीं डिस्कार्ड कर दिया, फेंक दिया, डिले कर दिया, फॉल्सीफाई कर दिया, गलत कर दिया, नहीं, असेस करने में आप मदद करते हो। ये जो AI क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल्स आए हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, आर्थिक जो संस्थान हैं उनकी मदद करते हैं उनकी विश्वसनीयता को परखने में। हालांकि जो ओवर रिलायंस होती है बिना मतलब नज़र नहीं रख रहे हैं उसकी, एल्गोरिथमिक बायसेस क्या होते हैं, इंट्रोड्यूस हो गए हैं, ठीक है। हाउएवर ओवर रिलायंस बिना ओवरसाइट के जो है, इसकी वजह से एल्गोरिथमिक जो बायसेस हैं वो सामने आने लग गए हैं, इंट्रोड्यूस होने लग गए हैं, ठीक है जी। फाइनेंशियल रेगुलेटर्स आर एम्फेसाइजिंग द नीड टू डैश एथिकल गाइडलाइंस दैट इंश्योर फेयरनेस। जो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं वो ज़ोर दे रहे हैं कि हमें ज़रूरत है एथिकल गाइडलाइंस के लिए। क्या ज़रूरत है, फॉर्मुलेट करना है। गाइडलाइंस को तोड़ा मरोड़ा नहीं जाता है उनको। हाँ कुछ लोग करते हैं, वॉयलेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे वॉयलेट का सेंस नहीं है। सो यहाँ पे जो है फॉर्मुलेट का सेंस है कि हमें जो है बहुत अच्छे से एथिकल गाइडलाइंस को फॉर्मुलेट करना चाहिए ताकि हम सुनिश्चित कर सकें फेयरनेस को, मतलब पारदर्शिता को। गोइंग फॉरवर्ड अ हाइब्रिड अप्रोच कंबाइनिंग टेक्नोलॉजी विद ह्यूमन एक्सपर्टीज विल बी डैश टू बिल्डिंग अ ट्रस्टवर्दी इकोसिस्टम। सो बेसिकली कि अगर हम एक बहुत हाइब्रिड अप्रोच को अपनाते हैं और टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके चलते हैं तो जो ह्यूमन एक्सपर्टीज़ हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाएगी ट्रस्टवर्दी इकोसिस्टम को बनाने में। सो यहाँ पे वाइटल आएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट, विल बी वाइटल टू बिल्डिंग अ ट्रस्टवर्दी इकोसिस्टम, ठीक है। क्योंकि इररिलेवेंट नहीं हो सकता। अगर आप बहुत अच्छे से अप्रोच बना के चल रहे हो तो इररिलेवेंट कैसे होगी, और रुकावट कैसे होगी, रिडंडेंसी कैसे होगी, हानिकारक कैसे होगी, ये सब नहीं होगा, वाइटल आएगा इसका, ठीक है जी हमारा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। जितने भी हमने 4 सेट करे हैं क्लोज टेस्ट के, आई होप आपको अब सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और मैंने सभी के आंसर्स जो हैं यहाँ पे जो हैं, चारों सेट के आंसर्स जो हैं यहाँ पे पिन कर दिए हैं, यहाँ पे ऐड कर दिए हैं PPT में। सो आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग पीपल। इफ़ यू जेन्युइनली लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पीपल। एंड ऐसे ही प्रैक्टिस सेशंस जो हैं आपके लिए आते रहेंगे। जो भी जो बैंकिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेशन जो है IBPS PO के लिए मैंने डिज़ाइन किया था। बट देखिए, आप किसी भी IBPS PO के लिए डिज़ाइन करो तो क्लर्क के लिए तो ऑब्वियस सी बात है, ये बेनिफिशियल है ही है, ठीक है जी। सो इस सेशन की वीडियो इस सेशन की जो PDF है आपको @YadavPooja_ ऑफिशियल चैनल पे मिल जाएगी इफ़ यू वांट टू गेट दिस PDF। सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन दिस टेलीग्राम चैनल @YadavPooja_ ऑफिशियल। और एक चीज़ और, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी आप देखिए वोकैब का क्वेश्चन करते हैं, एंटोनिम करते हैं, एंटोनिम सिनोनिम हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, वर्ड यूसेज के क्वेश्चंस हो गए, या फिर आपको मिसेस स्पेल्ट बताना है, या कोई भी एक तरीके से कह सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, फिलर्स हो गए आपके, तो इन सब में वोकैबलरी जो है 70% काम करती है। 70% वोकैबलरी काम करती है, 30% ईडियम एंड उसका कोई वर्ड का जो फिक्स प्रपोजिशन का क्वेश्चन आ गया वो बात और है, लेकिन 70% कम नहीं होता है वोकैब का। तो 10 से 12 नंबर जो है आपका वोकैब से आ जाते हैं, फ्री के नंबर होते हैं। तो वोकैब को मास्टर करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जो है 3-4 लिंक्स मिलेंगे, उन लिंक्स पे जाइए, 3-4 शॉर्ट्स डेली बेसिस पर देखिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही प्रैक्टिस सेशन, अनदर प्रैक्टिस सेशन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन, एंड इफ यू जेन्युइनली लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय, ओके।